Yeah, bring you up. आज के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, आपने देखा होगा, अनुवादक या अनुवाद अधिकारी की नौकरी का काला सच, या फिर ब्लैक साइड ऑफ ए ट्रांसलेटर्स जॉब इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। घबराए नहीं, कुछ ज्यादा नेगेटिव बात मैं नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन हाँ, यह अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखे बिना, अंत तक देखे बिना किसी भी प्रकार का मंतव्य न बनाएं, क्योंकि आधी अधूरी बात सुन करके, आधी अधूरी जानकारी लेकर के हम लोग कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं या गलत मंतव्य बना लेते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में 441 लोग क्वालिफाई किए हैं और 441 लोग भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों या विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद अधिकारी बनकर के नियुक्त होंगे। कोई वरिष्ठ अर्थात सीनियर, कोई कनिष्ठ। दोनों को काम एक ही करना पड़ता है। आपका काम होता है वहां राजभाषा कार्यान्वयन का काम। अगर राजभाषा कार्यान्वयन की हम बात करें तो आपका काम है अनुवाद करना, हिंदी से अंग्रेजी। कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, ये आपको पता ही है कि आपको अनुवाद करना है। आपके मन में यह भी भावना होगी कि हमें सिर्फ अनुवाद करना है। उसके अलावा कार्यालय में आपको पूरे साल में 4 कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ता है। इसके अलावा 4 बैठकें, विभागीय समिति की बैठक होती है, वह करानी होती है। कई बार क्या होता है, जैसे ही आप नौकरी में जाते हैं तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर है नहीं। आप प्रोबेशन पर जाते हैं तो कुआं खोद और पानी पियो वाली बात रहती है। कई बार आपके साथ और वरिष्ठ लोग हैं तो वह सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, अगर आपकी मनसा हो तो। अब यहां जब आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता, कई ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यालय में अकेले हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप जाते हैं या ऐसे किसी भी कार्यालय में जाते हैं, वहां जब आपको प्रशासनिक अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, प्रशासनिक अनुवाद अर्थात जो भी सरकारी पत्राचार हैं कार्यालय के अंदर या कार्यालय के बाहर, तो वहां अभी तक तो आपने किसी भी तरह से स्कोर किया और अनुवाद जैसे भी किया, वह अनुवाद करके आप नौकरी में आ गए। अब जब आपके पास प्रशासनिक अनुवाद के लिए चीजें आती हैं तो यह पता लगता है कि अरे, यह तो हमने इस प्रकार का अनुवाद कभी किया ही नहीं है। किस्से कहानियों का अनुवाद, समाचार का अनुवाद बहुत आसान होता है। अगर आपने अनुवाद अभ्यास किया है, बहुत लोग करते हैं, तो आपको जो भी मिलता है किस्सा, कहानी, सरल वाक्य या कठिन वाक्य, आप उसका अनुवाद अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब आपको प्रशासनिक अनुवाद दिया जाता है, वहां बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि जो शब्द उसमें प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द तो हमने कभी देखा ही नहीं होता है। जैसे एक शब्द ले लेता हूं मैं, MACP, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैजुअल प्रोबेशन। मान लीजिए MACP को आप लिप्यंतरित कर देते हैं। अब एक शब्द आता है ग्रांट ऑफ MACP। आपने ग्रांट का मतलब सुना होगा अनुदान, लेकिन MACP आपके वेतन का हिस्सा है और वेतन का हिस्सा, वेतन का मतलब अनुदान नहीं हो सकता। अनुदान का मतलब है आपको कोई दान दे रहा हो। वेतन आप मेहनत करते हैं, मजदूरी है एक तरह से, तो यह अनुदान नहीं होगा। इस तरह की कई बातें आती हैं। जब आप अनुवाद करने लगते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन शब्दों का अनुवाद करते हैं और जब वह अनुवाद करके आपका अनुवाद आपके अधिकारी के पास जाता है तो आपके अधिकारी को आपकी सक्षमता पर संदेह होने लगता है। जाहिर सी बात है कि आपके अधिकारी कहेंगे कि अरे, आप तो अनुवादक परीक्षा पास करके आए हैं और आप अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं ना हो, जैसे कई सारी इस तरह की चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रशासनिक अनुवाद के लिए टूल्स जुगाड़ करने होंगे। इसका मतलब है आपको प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दकोश। कार्यालय नया है तो कार्यालय में आपको मिल नहीं पाएगा, या कार्यालय में पहले से कोई पद है तो मिलना कठिन रहेगा। अब आपको कोई यह भी बताने वाला नहीं रहता है कि आप यह पुस्तकें कहां से मंगवाएं। हो सकता है कहीं डिक्शनरी, सामान्य डिक्शनरी शब्दकोश मिल जाए, पर प्रशासनिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दावली, यह आपके नौकरी के लिए, आपके काम के लिए महत्वपूर्ण टूल है। वह टूल अगर नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। तो इसलिए यह आप सोच लें कि आपका नियुक्ति पत्र जब तक आ रहा है
तब तक आप प्रशासनिक अनुवाद के गुर सीखें। कैसे सीखना ये आप जानते ही हैं, इस पर विशेष चर्चा करके फिर कभी करूंगा। तो पहला काला सच यह है कि हम सामान्य अनुवाद करके नौकरी की परीक्षा पास करके क्वालिफाई करके नौकरी में आ तो जाते हैं, लेकिन जब हमें प्रशासनिक अनुवाद करने के लिए दिया जाता है तब हमारे लिए कठिनाई हो जाती है। हर कठिनाई से निवरने का रास्ता है। आप यहां भी इस कठिनाई से निजात पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना टूल अर्थात ट्रांसलेशन टूल आपको लेकर के रखना पड़ेगा। इसकी काफी प्रक्रियाएं हैं, उनका आप अनुपालन कर सकते हैं। यह हुई पहली कठिनाई। दूसरी कठिनाई क्या होती है? आज तक मैंने देखा है, यह बहुत बड़ी विडंबना है हिंदी वालों के साथ कि हम हिंदी पढ़ते हैं, हम कबीर और तमाम हैं, प्रेमचंद हैं और पता नहीं 25 आप लेखकों के नाम गिना लेंगे, 50 किताब बना देंगे, आपने शोध पत्र काफी लिखा होगा, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप हिंदी में टाइप कर दें हमें, वहां बस हमारी हृदय धड़क रह जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो भी समय मिले उस समय में कम से कम टाइपिंग सीख लीजिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा काम तो सिर्फ अनुवाद करना है, हम टाइपिंग क्यों करें? और आप कार्यालय में जाके मांग करते हैं, जी हमारा तो टाइपिंग काम नहीं है, आप एक टाइपिस्ट दीजिए तब हम करेंगे। सही बात है, टाइपिंग करना आपका काम नहीं, टंकण आपका काम नहीं, आपका अनुवाद करना काम नहीं। लेकिन अगर आपको टाइपिंग आती है तो आपको लाभ क्या है पता है? आपको लाभ क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको एक पेज अनुवाद के लिए दिया जाए और आप 100% टक 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 सही अनुवाद कर दें। लिखेंगे, काटेंगे, मिटाएंगे, यह तो चलेगा ही चलेगा। अर्थात अगर आपको 100 शब्द का एक अनुवाद दिया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आप बहुत सक्षम हैं तो अलग बात है, नहीं तो उसमें कुछ न कुछ तो गलतियां होंगी, या कुछ न कुछ वाक्य संरचना, कुछ शब्द इधर लाना है, कुछ शब्द उधर लाना है। अगर आपको टंकण आती है, टाइप कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो शब्द इधर उधर हैं उनको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब विडंबना यह है कि हम तो हिंदी वाले हैं जी, हमने तो आज तक मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, हमें किसी ने कंप्यूटर की बात ही नहीं समझाई। अब आपको मैं कहूं इंडिक कीबोर्ड का प्रयोग करें, आपको मैं कहूं ट्रांसलेशन टूल्स ऑनलाइन प्रयोग करें, तो वहां फिर आपका हृदय धड़क रह जाता है। तो आप जो भी 441 लोगों को मुखातिब हूं मैं, तो आप लोग कम से कम यह टाइपिंग स्किल तो सीख लें, बेसिक कंप्यूटर स्किल सीख लें। जैसे पेज कैसे खोलना, बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिनको कंप्यूटर नहीं आता। पेज खोलना, पेज में आपको बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाने के बाद जो भी चीजें हैं बेसिक से 2 दिन में आप सीख जाएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं, घबराने की बात नहीं, साइबर कैफे में जाइए, वहां ट्रायल कर लीजिए, या कोई सिखाता हो, 1 आध हफ्ते में आप बेसिक जानकारी ले लीजिए। यह दूसरा काला सच है कि अगर हम कंप्यूटर में सक्षम नहीं हैं तो फिर हमें नौकरी में दिक्कत आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से बताएगा आपको इन सच के बारे में। उसके बाद तीसरा जो सबसे गूढ़ प्रश्न है, वह प्रश्न यह है कि आप कार्यालय में जाते हैं तो आपसे कार्यालय के कार्य के अतिरिक्त और भी कार्य कराए जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी राजभाषा का नियम है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ये आपका व्यक्तिगत विचार है, आपको व्यक्तिगत इस विषय पे मैं विशेष नहीं बोलूंगा। हाँ, राजभाषा विभाग का यह आदेश है कि आपसे राजभाषा के कार्य के अतिरिक्त और कोई कार्य न कराया जाए। कई कार्यालयों में होता है, आपसे जबरदस्ती कहा जाता है ना जी ना, आपको यह भी करना पड़ेगा। अब जल में रह के मगरमच्छ से बैर तो कर नहीं सकते। आप बॉस को कितना दिन मना करेंगे, नहीं जी मैं नहीं करता। बॉस कहेंगे ठीक है इसका आदेश लाओ, या फिर आपको बॉस कहेंगे बॉस, मतलब वही बात रहेगी कि दोनों आपस में टग ऑफ वॉर होगा। इसका एक आसान तोड़ मेरे एक मित्र ने निकाला था। मेरे मित्र को भी राजभाषा के अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था, तो उन्होंने हिंदी सत्याग्रह शुरू किया। जितने भी पत्र जारी होते थे शुद्ध हिंदी में वो लिखते थे, मतलब जो भी राजभाषा नियम कहता है, अधिनियम कहता है, सारे पत्र हिंदी में जारी करते थे। उनसे उनके अधिकारी ने कहा भाई हिंदी में क्यों? बोला सर मैं हिंदी में काम देखने के लिए आया हूं और हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि कार्यालय में जो भी हमारी जो निर्धारित शर्तें हैं, अर्थात जो भी लक्ष्य दिए गए, लक्ष्य के अनुसार हम हिंदी में पत्राचार करें। तो मैं अपने लक्ष्य के अनुसार काम कर रहा हूं।
यदि आपको लगता है कि मैं हिंदी में लिख के ला रहा हूं पत्र, आपको दिक्कत है, तो आप इसमें 2 लाइन लिख दीजिए फाइल में कि नहीं, हिंदी में पत्र जारी ना हो। मैं फाइल में रख लूंगा, कल से मैं अंग्रेज हो जाऊंगा। उसका फल यह पड़ा कि उसके बाद से कार्यालय में सभी लोग हिंदी में काम करने लगे, क्योंकि कार्यालय में हिंदी में काम करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ लोग प्रेरणा और प्रोत्साहन है, तो कुछ लोग भैया बाबूजी करके कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरों के घरों में जाके काम कर लेते हैं। मतलब आप अपने ब्रांच से उस ब्रांच पे गए, बोल दिए अच्छा ठीक है हिंदी में कोई चिट्ठी है तो बना दो। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा काला सच है जो कोई नहीं बताता है। लेकिन अगर आप इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, सार्थक तरीके से प्रशासनिक अनुवाद का अभ्यास करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना सीख लें, इंडिक टूल्स का प्रयोग करना सीख लें, और उसके बाद राजभाषा नियम अधिनियम आपके कार्य क्या है यह जान ले, तो आपको कहीं अड़चन नहीं होगी। आज के इस सत्र में बस इतना ही, और काला जादू और काले सच के बारे में फिर अगली बार चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो यह संदेश अपने और अनुवादक भाइयों को भी दीजिएगा कि एकला ना चलें, सबको साथ लेकर के चलें। जय हिंद।